नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट स्पेशल में। इस बार बजट से बुलियन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं? हालांकि अंतरिम बजट है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बजट भाषण में भी चंद घंटे ही बचे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद करना चाहिए? क्या अंतरिम बजट में नहीं तो फुल बजट जब नई सरकार आने के बाद जब फुल बजट आएगा तो क्या उस समय ये उम्मीदें पूरी होंगी? तमाम मुद्दों को जानेंगे। इस बार बुलियन इंडस्ट्री क्या अपनी डिमांड रखना चाह रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, और हमारे साथ आशीष पेठे साहब भी हैं, पार्टनर हैं वामन हरी पेठे से। और साथ ही आगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने जीजेईपीसी जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह से भी बातचीत की है। उनसे भी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की, बजट डिमांड से लेकर हाल में जो ड्यूटी में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, फाइंडिंग्स पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, उस सब पर उनसे चर्चा हुई है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने इन दोनों मेहमानों से चर्चा शुरू कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहला मेरा सवाल, हर बार बजट में आप सभी ज्वेलर्स अपनी डिमांड रख कर चले जाते हैं, लेकिन बार बार निराशा लगती है। इस बार मैं चाह रहा हूं कि आपकी डिमांड सरकार तक पहुंचे। अंतरिम बजट के बाद जब पूर्ण बजट आए तो सरकार इस पर विचार करे और कुछ ना कुछ आप लोगों को राहत दी जाए। आप लोगों की बजट से इस बार एक ज्वेलर के तौर पर क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं, मनोज जी? जी, नमस्कार विश्वमोहन जी। बजट रिकमेंडेशन तो हम लोग हर साल दे रहे हैं, लेकिन हर साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ ऐसा ही हो रहा है कि देयर इज नो न्यूज़ इज ए गुड न्यूज़ मान के ही हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी के लिए पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, जो उसको कम किया जाए, और कोई भी तरीके से उसको कम नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी एनआरआई कस्टमर थे वो कितने आने कम हो गए हैं। इवन हमारे जो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, नेबरिंग कंट्री में, दुबई में और दूसरे जगहों पे जाते हैं और घूम भी लेते हैं, प्लस साथ में वो ज्वेलरी भी खरीद के ले आते हैं, जिससे उनका उल्टा आने जाने का टिकट भी फ्री हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसको कम से कम 5% और कम होने की बहुत आवश्यकता है। मिनिमम होने की आवश्यकता तो 8 से 9% है, लेकिन कम से कम इमीडिएट बेसिस पे 5% इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता ही रहेगा। दूसरी बात है जीएसटी। जीएसटी देखिए, स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल रेट दिया 3% का, लेकिन स्टिल चूंकि हाई वैल्यू आइटम है ये, वहाँ 3% बहुत ज्यादा होता है। पहले वैट हमारे ऊपर 1% था, वो भी बहुत कम लोगों को वैट लगता था। तो वो रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशियो भी अगर देखने जाएंगे तो उस हिसाब से ये 1% ही होना चाहिए। और देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको केवल मेट्रो और बड़े सिटियों के नजर से नहीं देखना चाहिए। गांव खेड़े में हर जगह जो है ना, अगर लोगों को लगता है कि ये 3% ज्यादा हो गया, कोई भी ज्वेलरी खरीदता है, 100 ग्राम की ज्वेलरी भी खरीदता है तो 6 लाख, और 6 लाख के ऊपर 3% मतलब 18,000 रुपया हो जाता है। तो आज भी रूरल इंडिया को ज्यादा हम लोग लीड करते हैं और वहीं से हमारा ज्वेलरी सबसे ज्यादा बिकता है। तो 3% इज वेरी हाई। उसको कहीं ना कहीं 1% लाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉम्प्लाइंट हो। नहीं तो ज्वेलर्स फोर्सफुली, बहुत सारे ज्वेलर चाहते हैं कि कॉम्प्लाइंट रहे, लेकिन एंड कस्टमर के दबाव पे कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्लायंस को कहीं ना कहीं से डेविएट होना पड़ता है। तीसरी बात जो है पैन कार्ड लिमिट। देखिए, ज्वेलरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी जो ज्यादातर खरीदी जाती है आज, जो बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाए, यूज करने के तौर पे जो माना जाए, ज्वेलरी में भी खासकर जो जो गोल्ड ज्वेलरी है, वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की मैं बात कर रहा था, वो रूरल एरिया से आते हैं। और रूरल एरिया में आज भी आप जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं। वहाँ अभी भी डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते। रूरल में जो आज भी जिनके पास जो बड़े किसान हैं, उन लोगों के पास कैश की ही ज्यादातर आमदनी होती है, ट्रांजैक्शन। और वहाँ आज भी अगर आप देखेंगे तो उनको ज्वेलरी अगर खरीदने जाना है तो वो 2 लाख रुपए के ऊपर का ज्वेलरी नहीं खरीद सकते बिना पैन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट के। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पे रूरल में, जिनके पास कमाई तो है फार्मिंग का, लेकिन पैन कार्ड नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो गवर्नमेंट को उस लिमिट को भी एटलीस्ट 2 लाख से लेके उसको 4 लाख 5 लाख रुपए करना चाहिए, रूरल इंडिया के नजर में ध्यान रखते हुए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए सोना आदमी क्यों खरीदता है, खासकर बी टायर सी टायर सिटीज विलेजेस में क्यों खरीदता है? कि मुझे वक्त मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई और इमरजेंसी हो, तो सोना आधी रात को भी मिल जाए।
अब नियम ऐसा है कि कोई भी ज्वेलर 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकता है। अगर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आप जानते हैं आज के दिन में 10,000 में कुछ भी नहीं होता, एक डॉक्टर की फीस हो गई वही बहुत ज्यादा है। तो उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए 10,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि ये हम देश हित में काम कर रहे हैं। देश में जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं जिस पर्पस से, वो पर्पस उनका सॉल्व नहीं होगा। तो मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे जो कैश की जो लिमिट है, परचेज लिमिट, वो 10,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। दूसरी बात, जो अब बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है नया ज्वेलरी खरीदने का, तो वो सोचते हैं कि उसी ज्वेलरी को हम मेल्ट करा के नया बनवा लें। आज दादी के टाइम पे है, दादाजी के टाइम का है और पिताजी ने दिया है। तो लेकिन जब वो जाते हैं तो वो उनके ही गोल्ड के ऊपर मेकिंग चार्जेस तो ज्वेलर को देना ही पड़ता है और पुराना मेकिंग चार्जेस उनका चला जाता है। लेकिन उसके ऊपर उनको जीएसटी 18%, 18% देना पड़ता है। और अगर वो 3% के स्लैब में जाना चाहते हैं कि जीएसटी के स्लैब में, तो उनको वो जब ज्वेलरी बेच के फिर से नया ज्वेलरी बनवाना या लेना पड़ता है ज्वेलर से, तो वो उनको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इस चीज पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो जो पुरानी ज्वेलरी अगर बेचने आ रहा है और वो ज्वेलरी खरीद रहा है, तो कैपिटल गेन टैक्स वहां नहीं लगना चाहिए। और जो ये कैड का जो तकलीफ है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सालों से कोशिश कर रही है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम किया जाए और उसमें एक्चुअली ज्वेलर्स को इन्वॉल्व किया जाए। मेरे हिसाब से ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है ना, वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसमें जब आप ज्वेलर को इन्वॉल्व करेंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम प्रॉपरली होगा, तो गोल्ड के इंपोर्ट पे बहुत बड़ा फर्क आएगा और उससे आपको देश को जो है, जो इंपोर्ट की वजह से कोई अगर नुकसान हो रहा है, तो उसमें बहुत बहुत कमियां आएंगी। तो जीएमएस को के लिए कुछ खास रास्ता सोचा जाए, उसमें ज्वेलर्स को इन्वॉल्व किया जाए और उस जीएमएस के तहत जो है विद इन द कंट्री जो गोल्ड है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। तीसरी बात ऐसी है, जो गोल्ड देखिए हर इंसान का एक बैकबोन होता है। अब वो जो ज्वेलरी खरीदने जाता है, बहुत सारा लोग जब शादियों में स्पेशली ज्वेलरी खरीदते हैं, और मैक्सिमम स्टेट्स में देखेंगे कि लोग कम से कम 80 ग्राम, 8 तोला बोलते हैं, वो शुभ मानते हैं कि वो उतना ज्वेलरी देते हैं लोगों को। अब उतनी ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत के पास पैसे नहीं होते हैं। अब उसके लिए अगर उनको लोन लेना है, ईएमआई लेना है, तो उसका जो बैंक इंटरेस्ट है वो पर्सनल लोन की तरह ट्रीट होता है। और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना हाई होता है आप जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट को गोल्ड का जो 22 कैरेट का जो बाइंग है, उसके लिए जो ईएमआई है, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होना चाहिए। ईएमआई स्कीम पे खास सहूलियत देनी चाहिए, देखनी चाहिए। तीसरी बात, जो प्लेन गोल्ड है उस पे ज्वेलर्स कोई बहुत ज्यादा पैसा बनाते नहीं है पूरे इंडिया में, वो बहुत ही कम मार्जिन का काम है। अब उसमें अगर आजकल डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं लोग, और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है, जो स्वैपिंग चार्ज है रादर, वो 1 से 2.5% तक है। और इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती है ज्वेलरी में। तो ज्वेलर क्या करते हैं प्लेन ज्वेलरी में, वो कस्टमर से डिमांड करते हैं। तो जब कस्टमर से डिमांड करते हो, तो ये कहीं ना कहीं डेंट लगाता है डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में। तो जो 22 कैरेट की ज्वेलरी है, उसकी जो खरीदारी है, उसमें क्रेडिट कार्ड का जो रेट है, उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर। बैंक्स जो है वो ज्वेलर्स को आज भी सही इंटरेस्ट रेट पे या क्या कहते हैं, कम कोलेटरल पे लोन्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसको हाई रिस्क जोन माना जाता है और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो कोलेटरल फ्री लोन तो मिलता ही नहीं है। तो एमएसएमई, जबकि मैक्सिमम लोग एमएसएमई है, तो एमएसएमई के लिए खास सोच रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। और 2 से 5 करोड़ रुपए का जो लोन है, वो कोलेटरल फ्री लोन होना चाहिए और एमएसएमई के लिए स्पेशल रेट होना चाहिए। ये मेरी खास गुजारिश है। अगर ये सब चीजें होती हैं, तो कंट्री के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्री के थ्रू कंट्री को मिलेगा। और एक जो मेडिकल की बातें की है मैंने, उसमें एक बहुत बड़ी राहत जो है रूरल इंडिया में खासकर मिलेगा।
विश्व मोहन जी, मेरा खास रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग अगर गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाएंगे तो शायद कुछ सालों से हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो इस बार हमारी बात पहुंची और इम्पोर्ट ड्यूटी पे खासकर राहत मिले। आशीष बेटे साहब, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं, आप जीजेसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एक बड़े ज्वेलर के तौर पे आपको क्या लग रहा है, इंडस्ट्री की क्या दिक्कतें हैं और बजट में उन्हें क्या मिलना चाहिए इस इंडस्ट्री को? नमस्ते विष्णु मोहन जी। पिछले कई सालों से हम काउंसिल की तरफ से और ज्वेलर्स भी इंडिविजुअली गवर्नमेंट से रिकमेंड कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस चाहिए। उसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट जो इंडस्ट्री की तरफ से गई है, एक तो है कि जीएसटी रेट आज 3% है ऑन सच अ हाई वैल्यू आइटम लाइक गोल्ड। तो उसमें अगर थोड़ी कटौती हो जाएगी तो कस्टमर्स को अच्छा रहेगा। उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि जीएसटी रेजिम आने के बाद बार्टर सिस्टम बंद हो गया है और कस्टमर को उसका पुराना सोना बेचना पड़ता है और नया ज्वेलरी करना पड़ता है। तो उसमें डबल इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन आता है। तो लगभग एक बार वो सोना खरीदता है उसका 3%, और जब वापस नया बनाता है तो वापस 3% लगता है। तो लगभग टैक्स इंसिडेंस 6% पे चला जाता है। और आज 60,000 के भाव में 6% लगभग 3,500 के आसपास हो गया है। तो वो अगर थोड़ी रिलीफ कंज्यूमर्स को मिले तो बेहतर होगा। दूसरी इंडस्ट्री की एक ये मांग रही थी स्ट्रांगली कि 18 कैरेट और डायमंड की ज्वेलरी पे तो ईएमआई रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर अभी तक ईएमआई अलाउ नहीं किया है, जो पहले किया जाता था लेकिन अभी किया नहीं है। तो अगर वो आ जाता है तो जो प्रोसेस पूरा इंडस्ट्री फॉर्मलाइज और डिजिटाइज हो रहा है, वो प्रोसेस में उसको सपोर्ट मिलेगा और ज्वेलरी काउंटर पे या ज्वेलर्स को ये सहूलियत होगी। और कंज्यूमर्स भी, क्योंकि भाव इतना बढ़ रहा है, तो वो भी ईएमआई में सोना लेके वो भी इन्वेस्टमेंट करके सोने में निवेश कर सकता है। तीसरी बात है कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कई सालों पहले, वो चाहिए इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। वो हमने रिजर्व बैंक को और मिनिस्ट्री में भी ये लिखवाया था कि अगर उसमें थोड़ी से माइनर अगर ट्वीक किए जाते हैं तो सब्सटेंशियल सोना आ सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है ये मोनेटाइजेशन स्कीम में, और उससे वही सोना वापस ज्वेलर्स के पास आके, जैसे आप जानते हैं, तो उससे जो इंपोर्ट का बिल है सोना, उतना इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो फायदा हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जीएसटी रेजिम आने के बाद ओल्ड गोल्ड बेच के कस्टमर को नया सोना लेना पड़ता है। तो इसमें अगर जो कैपिटल गेन्स का जो लॉ है, अगर उसमें चेंज किया जाता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर पुराना सोना आप बेच के नया सोना लेते हो, जैसे प्रॉपर्टी में भी एग्जेम्पशन होता है, अगर वैसा एग्जेम्पशन गोल्ड को भी मिलता है, तो जो अननोन कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ नया ज्वेलरी बनाने से होती है, उससे राहत मिल जाएगी। मनोज जी, आप लोग लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं। हो सकता है कि इस बार अंतरिम बजट है, इस बार बहुत ज़्यादा सरकार के पास रूम ना हो, लेकिन जब जून जुलाई में जब नए सरकार बनने के बाद जब बजट आए, बजट पेश किया जाए आगे, उसमें आप लोगों की डिमांड ज़रूर पूरी हो। एक डायमंड ज्वेलर के तौर पर डायमंड इंडस्ट्री के लिए आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं मनोज जी? देखिए, डायमंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए दिनों दिन कारीगर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि और जहाँ तक सीवीडी आए हैं जब से, तो एक्सपोर्ट्स को तो काफ़ी बढ़त मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी भी नेचुरल डायमंड को ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन कारीगर्स की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, कारीगर्स काम करते हैं डायमंड इंडस्ट्री में, उनके लिए ट्रेनिंग नए-नए सेंटर खोलने चाहिए कि बहुत लोगों की बहुत कमी आ रही है, और अगर इस तरह से कमी आती रही तो इंडस्ट्री में फ्यूचर में कोई काम बनाने वाला नहीं होगा। और पूरे वर्ल्ड से डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम होता है, वो इंडिया में ही होता है। और अगर इस तरह के सपोर्ट अगर नहीं मिलेंगे, जो हमारा सपना है कि वर्ल्ड ज्वेलर हम कहलाएं, तो वर्ल्ड ज्वेलर कहलाने के लिए डायमंड इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, उनके लिए खास सोचना पड़ेगा। उनके जो लेबर चार्जेस हैं
उनके लिए खास सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट के उनके लिए खास ट्रेनिंग सेंटर्स खोलनी पड़ेगी। और अगर इस तरह का सहायता करते हैं और पैन इंडिया बेसिस पे अगर होता है, खासकर यूपी और बिहार में कुछ ऐसे सेंटर्स खुलवाते हैं जहां पे, क्योंकि मेजोरिटी जो आज भी डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जो लोग आते हैं वो यूपी बिहार से आते हैं, लेकिन उनकी अभी भी लाइफ की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं आने देना चाहते हैं इसमें। तो उनके लिए अगर कुछ खास सोचा जाए तो डेफिनेटली डायमंड इंडस्ट्री का कुछ भला हो जाएगा और हम वर्ल्ड क्लास ज्वेलर कहलाने के लायक होंगे। आशीष पेटे साहब, जिस तरह से ड्यूटी रिस्ट्रक्चर किया गया है, फाइंडिंग्स पे ड्यूटी को बढ़ाकर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी के बराबर किया गया है, तो क्या इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की जा रही थी, या इंपोर्ट फाइंडिंग्स के बहुत ज़्यादा हो गए थे, कनेक्टर्स के, सपोर्टिंग सिस्टम के इंपोर्ट ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा? इस पर आप क्या कहेंगे पेटे साहब? उसमें थोड़ा एबरेशन था कि अगर कोई ये जो दूसरे जिनमें अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, अगर उस फॉर्म में सोना आता था, उसमें कोई कस्टम्स ड्यूटी कम होता था, तो शायद उसका मिसयूज होने का चांस था। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के उसको ऑन पार ला लिया है, ताकि इसका कोई लूपहोल पकड़ के कोई इसका मिसयूज नहीं करे। मनोज जी, आपसे सवाल अब एक स्टोन मार्केट को लेकर कहता है। इंटरनेशनल मार्केट में आप जाइए, थाईलैंड वगैरह में, यूरोप के कुछ कंट्रीज वगैरह में स्टोन का मार्केट वहाँ पे काफ़ी बड़ा है और ट्रांसपेरेंट में भी है, और कई सारी ऐसे स्टोन्स भी है जिसके दाम भी मल्टीफोल्ड जब देखने को मिला। लेकिन अपने यहाँ मार्केट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्टोन को उस तरह से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है ना, ज्वेलर के फोकस पे है। क्या एक ज्वेलर के तौर पर आपको लग रहा है कि ये बढ़िया ग्रोथ का एक अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, इस सेक्टर में संभावनाएं ज़्यादा है? क्या लग रहा है, स्टोन के मार्केट को डेवलप करने की देश में ज़रूरत है मनोज जी? डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, जयपुर में होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और बहुत लिमिटेड जो स्टेट हैं, उंगली पे गिन के 3-4 जगह हैं जहाँ के ढंग से काम होता है। और जबकि लेबर जो है उन सब का कटिंग पॉलिशिंग का जो अभी भी नॉर्थ से ज़्यादातर लोग आते हैं। तो स्टोन का काम जो है ना डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जैसे सूरत में एक डायमंड गुड्स खुला है, उसी तरीके से स्टोन के लिए भी नॉर्थ में अलग-अलग आप देखें, जो भी इस तरह की चीज़ें होती है, वो चाहे महाराष्ट्र में होती है या फिर जाके सूरत में होती है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में भी जो कारीगर थे वो ज़्यादातर बॉम्बे आके महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो जब दूसरे स्टेट्स में, खासकर मेरी खास ये ऐसी रिकमेंडेशन है कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, उन सब जगहों पे अगर ये हब खोला जाए, कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर ऑफ स्टोन्स खोला जाए, तो वहाँ डेवलपमेंट, स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और जिस तरह से लो कॉस्ट में थाईलैंड और ये सब में काम होता है, वही कॉस्टिंग में जब इंडिया में होगा तो वो इंडिया में लोग आएंगे खरीदी करने के लिए, एनआरआई कस्टमर ज्यादा से ज्यादातर आएंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। केवल कुछ एक चुनिंदे स्टेट में जब तक ये काम होता रहेगा तो पूरे देश को इसका फायदा नहीं मिलेगा। मनोज जी, अब एक सवाल प्राइस को लेकर भी आपसे कर लेते हैं। गोल्ड को लेकर आपको क्या लग रहा है? गोल्ड का प्राइस आउटलुक आपका क्या है? किस तरफ जाते हैं आप गोल्ड को देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, गोल्ड प्राइस तो जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन, मार्केट ने जो ओवर डिस्काउंट कर लिया ऑलरेडी कि फेड इस बार 4 बार 5 बार तक रेट कट कर सकता है, जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि 3 बार से ज़्यादा रेट कट नहीं होगा। तो अगर रेट कट 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस में बहुत ज़्यादा मुझे बूस्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ये है कि इतना $2000 के ऊपर गोल्ड जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये काफी टाइम से कर रहा है। तो ये एक इसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। तो फॉर ए टाइम बिंग मुझे लगता है कि गोल्ड में कहीं आपको $25-50 का उछाल दिख जाए, लेकिन ये वापस मुझे जो है यहाँ से 1900 से $2000 के बीच में ही आता हुआ नजर आ रहा है इस साल में। आशीष पेटे साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। गोल्ड का प्राइस आउटलुक आपका क्या है? आप क्या देख रहे हैं? गोल्ड किस तरफ जाएगा आने वाले समय में, मीडियम टर्म में बताइए। गोल्ड एक बार जो दिसंबर में एक स्पाइक किया था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आना एक्सपेक्टेड था, वो आया भी है, और शायद थोड़ा $25-50 का करेक्शन आ सकता है। लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि $2000 का जो लिमिट है
वो स्ट्रांगली गोल्ड पकड़ के बैठा है, वो तोड़ने नहीं दे रहा है। तो इट्स अ गुड साइन कि एक नया बॉटम 2000 में बन गया है। तो शायद फर्स्ट फ्यू मंथ्स में सोना इसी रेंज में रहेगा, लेकिन आगे चल के सेकंड क्वार्टर के बाद में सोने में अच्छी तेजी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेट कट्स है वो तो पक्का आएंगे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही है। सेंट्रल बैंक्स का बाइंग लास्ट ईयर की तरह इस साल भी शायद 800 से 1000 टन का हो सकता है। और पिछले 1.5-2 सालों में आपने देखा है कि ईटीएफ्स में बहुत सारा रिडेम्पशन आया था। तो शायद इस साल ईटीएफ्स का बाइंग वापस आ सकता है। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स है उसके इससे सोने को अच्छा खासा सपोर्ट सेकंड क्वार्टर के बाद मिल सकता है। तो आगे चल के ये साल के आखिर तक मैं एक बार 67-68,000 तक का सोने का रेट इंडिया में देखता हूँ। और चांदी को लेकर आशीष पेटे साहब, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है? चांदी जनरली सोने को मिरर करता है। तो मैं एक बार चांदी 82 से 84 तक देखता हूँ इस समय। शुक्रिया आशीष जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। बजट में आप लोगों को क्या चाहिए, सरकार से आप लोगों ने क्या उम्मीदें लगा रखी है, देखते हैं ये उम्मीदें कब तक पूरी होती है। शुक्रिया मनोज जी और आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह से भी कई मुद्दों पर बातचीत की थी, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहला सवाल यही कि गोल्ड और सिल्वर पे जो सरकार ने ड्यूटी में जिस तरीके का फैसला लिया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, समझते हैं, और क्या ये इंडस्ट्री के लिए एक स्वागत योग्य कदम है? ये सही कदम है, क्योंकि ये हमारी मतलब काउंसिल ने ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो फाइंडिंग्स जो गोल्ड की है, जो 5% पे जो आती है और जो गोल्ड ड्यूटी है 15% पे, तो वो दोनों चीज एक ही सरके लेवल पे होनी चाहिए, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है। तो दैट, और इससे ये सरकार ने ये समझा कि भाई यहाँ दोनों में डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, और दोनों को बराबर करने के लिए उन्होंने 15% की हुई है। हाल ही के हम लोग की डिमांड है कि ये जो 15% ड्यूटी है वो 5% पे ड्यूटी आ जानी चाहिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू मतलब हेल्प अपना एक्सपोर्ट्स के लिए। और ये 5% ड्यूटी पे आते हैं तो एक मतलब आज 2 नंबर का या जो भी स्मगलिंग वगैरह जो है तो उसको कोई बढ़ावा नहीं देगी। तो इस तरह से सरकार का भी मतलब जो भी है उस पर सोच जारी है। उम्मीद है कि सरकार उस पर भी ध्यान दे के अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम करेगी। इसमें एक तरह ये भी था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्मगलिंग वाला जो पहलू था कि कम से कम गलत तरीकों से गोल्ड देश में आए, लेकिन एक इसमें यह भी समझा जा रहा है कि सरकार फिलहाल एक तरीके से डिस्करेज कर रही है गोल्ड में निवेश को लेकर के। क्या इस तरीके की स्थिति आप समझ रहे हैं, और ओवरऑल आप लंबे नजरिए से सरकार के इस कदम को कैसे समझते हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सरकार डिस्करेज करी है, सरकार इंडस्ट्री के साथ ही चल रही है। सरकार इंडस्ट्री को समझती भी है। आज एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री देखने को जाए तो आज कुछ भी रहता है तो सरकार इमीडिएटली रिएक्ट करके सपोर्ट कर देती है, क्योंकि आज हमें एक्सपोर्ट को कर तो मानना जाता है कि डोमेस्टिक में ज्यादा कंजम्पशन जो होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे ज्यादा भार नहीं हुए, तो वो हिसाब से सरकार थोड़ी कॉशियस श्योरली हो जाती होगी। ये उनका कंसर्न है तो जायज है, तो वो हिसाब से। और देश में ऐसे भी बहुत सारा गोल्ड आज मंदिरों में, ट्रस्ट में वगैरह है, तो सरकार नई पॉलिसी कैसे लाके गोल्ड को कैसे चैनलाइज करके अंदर सिस्टम में ला सके, तो वो भी सरकार उस पर सोच कर रही है। तो उम्मीद है कि ये सप्लाई ऑफ गोल्ड का कोई इशू इतना लंबा हमको दिखना नहीं चाहिए। दूसरा सर कि जाहिर है इंडस्ट्री के तमाम डिमांड होंगी सरकार से आने वाले बजट को लेकर के, या वैसे भी इंडस्ट्री लगातार जिस तरीके से संपर्क में रहती है मंत्रालय से, आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो पूरे इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में, इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बनाए रखने में और फायदा देगी? ये जैसे कि ये बजट इंटरिम बजट है और ये बजट वोट ऑन अकाउंट वाला बजट रहेगा, तो आज सरकार के साथ हम लोग के काउंसिल की बातचीत वार्तालाप होती रहती है, और उन्होंने खास कहा, उन्होंने मैसेज भी हमारे को क्लियर कर दिया है कि कोई भी चीज इंडस्ट्री की कोई भी बर्निंग इशू वगैरह कुछ भी रहती है तो आप हमें बताइए किस तरह से, अगर वो अगर आपकी मांग अगर जायज है तो हम लोग उस पर देख के, अगर तकलीफ इंडस्ट्री को नहीं आए तो हम एक नोटिफिकेशन के थ्रू ला देंगे। फिलहाल जो हमारी रेगुलर मांगे हैं
जो गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी कम करनी है, 15 से 5 पे लानी है, और बाकी सब जो नॉर्मल और रेगुलर रूटीन से जो हमारा है स्पेशल नोटिफाइड जोन के बारे में जो माइनिंग कंपनीज को आज टैक्स कम किया जाए या टर्नओवर उसको सेल करने के लिए परमिशन किया जाए, जिससे हम लोग को सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाता है और हम लोग को एक्सपोर्ट में हेल्प करे। तो ये कुछ चीज़ें जो रेगुलरली से सालों से चलती आई है, सरकार उस पर ध्यान देती है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका फैसला अच्छी तरह से ट्रेड के लिए आ जाएगा। हॉलमार्क वाला जो चल रही थी प्रक्रिया, जितने भी जोन में या यूनिट्स हॉलमार्किंग को लेकर के जो पूरा कर रहे थे, वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है, उस पर किसी तरह की कोई बाधा या दिक्कत तो आप नहीं देख रहे? ये तो बहुत ही अच्छा चीज सरकार ने किया है, कंज्यूमर को देखते हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये सरकार ने किया हुआ है। जो आज कंज्यूमर को भी अभी टेंशन नहीं है कि आज कोई भी रेगुलर रिटेलर के पास जाता है तो ज्वेलर के पास जाके आज गोल्ड लेता है तो वो देखता है, पहला सवाल वो भी समझता है, पूछता है हॉल मार्किंग वाला ज्वेलरी है कि नहीं, तो उसको ये श्योर है कि अभी जो चीज वो ले रहा है तो उसके साथ कोई ठगाई नहीं हो रही है और वो निश्चिंत होके खरीदी करके जा सकता है। टेस्टिंग सेंटर वगैरह सब पर्याप्त है उसमें कहीं? सॉरी, सेंटर जो हॉल मार्किंग के लिए जो है, तो आज टेस्टिंग के लिए हॉल सेंटर्स जो भी है, जैसे हम लोग ने टियर 1 टियर 2 में ऑलरेडी सेंटर्स खुले हुए, तो इस तरह से बहुत सारे टियर 3 सिटीज में भी आज सेंटर्स, छोटे छोटे गांव में भी, मतलब ये बढ़ाना हमारा कोशिश रहेगा काउंसिल की तरफ से कि जितने और इंडिया में हमारे सारे हॉल मार्किंग के सेंटर्स या BIS सेंटर्स होंगे तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना है और ये सरकार की सोच है और हमें भी यही लगता है कि ये करने से बहुत ही अपने कंज्यूमर जो भी है वो उनके लिए भी ये निश्चिंत से मतलब आगे मतलब खरीदी कर सकते हैं। तो बजट की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।